चलिए बेटा, एक तो बेटा पहले लास्ट लेक्चर के लिए सॉरी था, वो जब थोड़ी देर स्टार्टिंग में म्यूट रह गया और आप बच्चों में से कईयों को लगा खन्ना सर बड़ी स्पीड पे पढ़ा रहे हैं, तो बेटा मुझे था कि तुम्हारा टाइम खराब ना जाए। आज ना हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करके चलेंगे जो टॉपिक लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस करना छोड़ा था। याद है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स वी स्टार्टेड फ्रॉम आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन में 4 पॉइंट्स किए थे। पहला, एनर्जी इज emitted और absorbed continuously in the form of radiations, और जो इनके पास एनर्जी थी दैट वाज नोन एज रेडिएंट एनर्जी। और याद है ये पहला पॉइंट ही हमारा क्या था, गलत था। सेकंड था, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, these radiations consist of electric field and magnetic field perpendicular to one another and perpendicular to the direction of propagation of propagation of these waves. थर्ड था, these radiations move with velocity of light। आप रिवाइज कराओगे बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में लास्ट पॉइंट कौन सा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में लास्ट पॉइंट हमारा कौन सा था? हाँ जी, आप में से कोई भी? हाँ जी Sir, radiation do not require medium for propagation. These radiation do not require medium for their propagation। इसके बाद मैंने आपको कहा था इस थ्योरी ने बस मुझे एक मेन फॉर्मूला दिया था फॉर आवर न्यूमेरिकल्स, C इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। C था वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा स्टैंड फॉर वेवलेंथ एंड न्यू स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर रेडिएशंस। एक बस नया टर्म इंट्रोड्यूस किया था वेव नंबर, दैट वाज गिवन बाय 1 बाय लैम्डा। और मैंने बेटा आपको कहा था पूरे इस चैप्टर के मुझे यहाँ पर यूनिट्स नहीं आते। वेलोसिटी का यूनिट छोटी क्लास से पढ़ा था मीटर्स पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड। वेवलेंथ पढ़ रखा था सेंटीमीटर या मीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट और ट्रफ। फ्रीक्वेंसी दैट वाज 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो इसका आसान सा यूनिट क्या था, सेकंड इनवर्स। इसी के बेस पे फिर हम लोग ने लास्ट लेक्चर में बेटा इस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स किए थे। वहां पे मैंने आपको कहा था मुझे बस एक फॉर्मूला आता है, इसी फॉर्मूले को अगर ब्रेकअप कर देता तो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। अब 1 बाय लैम्डा बेसिकली क्या था, वेव नंबर, तो दिस रिलेशन कैन आल्सो बी रिटन एज सी वेव नंबर। तो बेटा खन्ना सर को ना फॉर्मूलेस याद नहीं रहते, एक फॉर्मूला याद रहता है उसी को पेपर में तोड़ ताड़ कर दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम में मैंने आपको ये पहला पॉइंट गलत था, इसे एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था। अगर मैं सन की लाइट में स्टैंड कर गया ओपन में सर्दियों के दिनों में, तो क्या हुआ, सन की लाइट मेरे पर आ रही है। अगर इस थ्योरी का पहला पॉइंट ठीक था तो सन वाज कॉन्टिन्यूसली एमिटिंग रेडिएशंस, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, कॉन्टिन्यूसली इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब। तो दैट मींस एक टाइम आएगा सन लाइट दे रहा है और मेरी बॉडी इस हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब। तो माई टेम्परेचर ऑफ बॉडी शुड बिकम इक्वल टू सन। अगर सन के जितना टेम्परेचर हो जाता खन्ना सर तो बर्न आउट हो जाते, तो आपको भूत पड़ा रहा होता खन्ना सर का, तो ये तो हुआ नहीं। तो दैट मींस इस थ्योरी में पक्का कोई ना कोई ड्रॉबैक था। दैट्स व्हाई दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ आवर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीसीज। बेटा इन तीनों को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए या थर्ड एमिशन स्पेक्ट्रम को वी मेक यूज ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो आज लेक्चर के आखिर में तो आएगी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उससे पहले बेटा आज हमारे पास इंट्रोडक्शन है विद ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है बेटा, दो इफेक्ट्स एक्सप्लेन करने थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन्हें स्टार्ट करने से पहले ना बेटा ये हमारी बुक में तीनों टॉपिक्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और साथ में ये हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके लिए बस एक आज मेरे साथ कंसेप्ट पहले क्लियर कर लो ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, करेंगे बेटा आगे, पर आज एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का कंसेप्ट कर लो कि जो लाइट है, जो रेडिएशन स्ट्राइक कर रही, दीज आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ये पैकेट्स के बेस पे होते हैं। तो जैसे देखो ये मेरी बॉडी थी, ये मेरी बॉडी पे पहला पैकेट एनर्जी का स्ट्राइक किया, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, मेरी बॉडी क्या कर रही थी, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब। तो क्या हुआ, मेरी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगा। मेरी लिमिट थी, मैंने 38 डिग्री सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर रिटेन किया। नाउ व्हेन दिस पार्टिकल स्ट्राइक्स माय बॉडी टेम्परेचर बिकम्स 39 डिग्री। अब जब तक नया पार्टिकल स्ट्राइक करता मेरी बॉडी ने क्या किया, रेडिएशंस को एमिट करना शुरू कर दिया। अगर एमिट करना शुरू कर दिया तो दैट मींस इस थ्योरी का पहला पॉइंट गलत हो गया।
कोई भी सोर्स जो है या सब्सटेंस है दैट कैन नॉट बी 100% अब्जॉर्बर और 100% एमिटर, दिस प्रोसेस ऑलवेज गो साइड बाय साइड। ये कंसेप्ट हमें दिया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। तो बेटा आज ना समझाने के लिए मैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का ये कंसेप्ट बड़ा यूज में लाऊंगा, E इज इक्वल टू एच म्यू। E इज इक्वल टू एच म्यू। E स्टैंड फॉर एनर्जी ऑफ दीज रेडिएशंस, H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और म्यू हमारे पास क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज रेडिएशंस। यानी ये जो पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा था इसके पास फ्रीक्वेंसी थी। तो जैसे ये फ्रीक्वेंसी का पार्टिकल स्ट्राइक किया, मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो दिस इज फाइनली गिवन बाय NH mu, where N is number of particles या number of packets of this energy। तो बेटा इस कंसेप्ट के ना न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, पर क्या था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ये कंसेप्ट यूज में लाना है। देखो इसी को अगर फर्दर ब्रेकअप कर दूं तो NH C बाय लैम्डा भी लिख सकता था, क्योंकि म्यू बेसिकली क्या था, C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। तो म्यू इज इक्वल टू क्या था, C बाय लैम्डा। मैंने यहाँ पर C बाय लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, बस क्लियर। ये वैल्यू पुट करके इसके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। अब देखो बेटा एनर्जी और वेवलेंथ को रिलेट कर दिया। आप बताओ अगर विबग्योर था, मेरे पास स्पेक्ट्रम था, मैंने व्हाइट लाइट को पास किया, इधर मेरे पास 7 डिफरेंट कलर्स आते हैं विबग्योर। आप बताओगे विबग्योर में किसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है, विच हैज गॉट मैक्सिमम वेवलेंथ विबग्योर में, वॉयलेट या रेड? हाँ जी बेटा 10th क्लास में रेड की सबसे ज्यादा थी, इसलिए वो डेविएशन सबसे कम शो करता है। तो दैट मीन वहां पे वेवलेंथ से रिलेट किया था। बेटा यही हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का इफेक्ट था, कि मैं अगर किसी सब्सटेंस को हीट कर रहा हूँ, जैसे सपोज मैं आयरन के पीस को हीट कर रहा था, तो बेटा देखना उसके कलर चेंज होते हैं, कभी ब्लू, कभी ग्रीन, कभी येलो, आखिर में वो बन जाता है रेड हॉट। तो दैट मीन उसने मैक्सिमम हीट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब, और वो बाकी की रेडिएशन को क्या कर रहा था, एमिट। अगर एमिट कर रहा था तो यहाँ पे ये कंसेप्ट क्या था, वेवलेंथ का था। तो इट वाज एमिटिंग रेडिएशंस ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, इसलिए जो मेरा आयरन का पीस था दैट बिकम्स रेड हॉट। ऐसी बेटा अगर कॉपर की रॉड को हम लोग हीट करना स्टार्ट करें, कॉपर की वायर को, तो उसका कलर चेंज होता है, कभी ग्रीन, कभी रेड, कभी कौन सा ब्लू पे फिक्स हो गया। तभी वो जो रेडिएशन एमिट कर रहा था दैट वाज बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग टू आवर ब्लू स्पेक्ट्रम ऑफ आवर वेवलेंथ, उसके साथ वेवलेंथ मैच कर रही थी। तो ये बेटा कंसेप्ट सारे हमें किसने दिए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए पकड़ेंगे हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उसका बस आज एक पॉइंट याद रखना, जो एनर्जी है रेडिएशन की दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एंड पैकेट ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय NH म्यू या NHC बाय लैम्डा। इसको करेंगे अब आखिर में। अब बताओ बेटा पहले आज के टॉपिक का थोड़ा सा लॉजिक क्लियर हुआ मेरे साथ? हाँ जी हाँ हाँ पूछो। हाँ जी सर जो H था वो किसके लिए स्टैंड करता था? H बेटा जब हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी करेंगे ना, तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का कांस्टेंट था, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये आगे चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में बड़ा यूज आएगा। तो बेटा क्या था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक ना मैं समझा नहीं पाता था अगर मैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का एक ये पॉइंट क्लियर ना करता कि कोई भी सोर्स एनर्जी एमिट करता है नॉट कॉन्टिन्यूअस बट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, और उस पैकेट की एनर्जी क्या थी, H म्यू। H म्यू क्या था, बेसिकली HC बाय लैम्डा। तो मैंने E और वेवलेंथ को आपस में रिलेट कर दिया। अब करें बेटा पहला फिनोमिनन। आज के लेक्चर का पहला फिनोमिनन हमारे पास आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट? क्लियर बेटा, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट क्या था, कोई भी सब्सटेंस 100% अब्जॉर्बर या 100% एमिटर नहीं है। दिस प्रोसेस ऑलवेज गोज साइड बाय साइड व्हिच कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय आवर दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसे एक्सप्लेन हमें कौन करता है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसका मैंने आपको लास्ट टाइम याद है, एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि मम्मा आपके क्लोथ्स वॉश करके चले गए, क्लियर, तो आप बच्चों की बस एक ड्यूटी लगा गए कि बेटा अपनी ब्लैक कलर की जीन्स उठाकर दोपहर के बाद अंदर रख देना। तो तुम बच्चों को लगता है पता नहीं मम्मी ने क्या हमें पहाड़ तोड़ने का काम दे दिया। मम्मा आपको ब्लैक कलर की जीन्स क्यों अंदर रखने के लिए कह कर गए, क्योंकि क्या था, ब्लैक कलर वाज हैविंग कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशंस, इसने सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया, तो हीट मिला, हीट से ब्लैक कलर का क्लॉथ जल्दी ड्राई अप हो गया, सूख गया, तो वो रेडिएशंस को एमिट भी करने लगा। जब वो रेडिएशन को एमिट करने लगा तो जो ब्लैक कलर था
that gets faded away. तो बेटा इस थ्योरी ने जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसने कहा था या तो सन कॉन्टिन्यूसली लाइट इमिट कर रहा है तो जो ब्लैक कलर जीन्स है दिस शुड ओनली एब्जॉर्ब रेडिएशंस, बट एक्चुअली जो ब्लैक कलर था दैट वाज नॉट ओनली एब्जॉर्बिंग बट आल्सो एमिटिंग रेडिएशंस, दिस प्रोसेस गोज साइड बाय साइड। ये बेटा हमारा कंसेप्ट है, क्लियर? तो अब इसके बेस पे आपको एक डेफिनेशन लिखवा सकता था, व्हाट डू यू मीन बाय दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट? हाँ जी, लिखवा सकता था एक डेफिनेशन। यस सर। अब बताओ बेटा सबको, लास्ट लेक्चर मैं भी मानता हूँ मैं जल्दी जल्दी बोली जा रहा था ताकि मेरा टॉपिक जल्दी हो जाए। आज अब समझ आ रहा है ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट क्लियर हुआ? यस सर। सबको? और मैं स्पेशली पूछूंगा किसी को, नहीं तो स्टूडेंट कहेगा सर मैंने आपको मैसेज क्या कर दिया, आप मेरे में गलती निकाल रहे हो। तो बेटा अब तो क्लियर सबको? अब लिख लो फर्स्ट डेफिनेशन, ये सीबीएसई का सबसे कॉमन क्वेश्चन है, डिफाइन ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट। लिख लो, इफ द सब्सटेंस being heated, if the substance being heated is black body, if the substance being heated is black body, ब्लैक बॉडी आगे बेटा ब्रैकेट में है, ब्रैकेट Sir, if the substance is being heated is a black body, if the substance being heated is a black body, ब्रैकेट में लिख लो which is perfect absorber, which is perfect absorber as well as perfect radiator of energy, which is perfect absorber as well as radiator of energy, that is which can absorb, that is which can absorb and emit, which can absorb and emit all frequencies. The radiations emitted are known as black body radiations, are known as black body radiations. अब बताओ बेटा सबको मेरे साथ पहला एक सिंपल कंसेप्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट क्लियर हुआ फर्स्ट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी बेटा। सर अगर हमारे पास कोई बॉडी है और वो भी बहुत परफेक्ट रेडिएटर और एब्जॉर्बर है बट उसका कलर ब्लैक नहीं है, हाँ तो उससे क्या होगा बेटा, वो जो रेडिएशन इमिट करेगा, वो जो रेडिएशन उसके एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। जैसे देखो बेटा मैंने अभी कॉपर कहा था, कॉपर जो हीट करेंगे दैट बिकम्स ब्लू कलर। अगर वो ब्लू कलर बन गया दैट मींस उसकी हीट कैपेसिटी क्या थी, डिफरेंट थी। जैसे डिफरेंट मेटल्स है, डिफरेंट मेटल्स की हीटिंग कैपेसिटी अलग अलग है, तो पता नहीं वो कितनी हीट अपने में रिटर्न रखेंगे और कितनी हीट को वो एमिट करेंगे। जब एमिट करेंगे ई, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने हमें देना है एच म्यू, वो क्या था hc/लैम्डा। तो जो रेडिएशन एमिट करेगा दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर वेवलेंथ। इसलिए मैंने आपको विबग्योर क्लियर किया था, जब विबग्योर था R was having maximum wavelength, जो ब्लू कलर है वो विबग्योर के बीच में लाई कर रहा है। तो हर किसी सब्सटेंस की अपनी कैपेसिटी है। इसका एक और एग्जांपल देते हैं मौलिक, मेरे पास एक ग्लास की रॉड है और एक मेरे पास वुड का पीस है। मैंने क्या किया बेटा, दोनों को एक साइड से हीट करना शुरू किया। तो आप बताओगे अब किस पीस को जल्दी थ्रो करोगे, आयरन के पीस को या वुड के पीस को? आयरन को, क्योंकि आयरन क्या था, गुड कंडक्टर ऑफ हीट था, उसने जितनी हीट मिली उसको आगे ट्रांसमिट कर दिया। वुड क्या था, बैड कंडक्टर ऑफ हीट था, वो अपने में हीट को एब्जॉर्ब करता रहा, उसने हीट को आगे ट्रांसमिट नहीं किया। दैट मींस हर सब्सटेंस की अलग अलग हीट कैपेसिटी है, हर कैपेसिटी अलग है। तो एनर्जी क्या था, वेवलेंथ। इसलिए बेटा मैंने एनर्जी वेवलेंथ और कलर के साथ रिलेट कर दिया। आयरन को हीट किया तो वो बन गया रेड डॉट, दैट मींस इट वाज इमिटिंग रेडिएशंस ऑफ व्हिच कॉरस्पॉन्ड टू वेवलेंथ ऑफ रेड रीजन। कॉपर को हीट किया वो बना ब्लू, वो रेडिएशन इमिट कर रहा था ऑफ वेवलेंथ व्हिच वर लाइंग इन आवर ब्लू रीजन। तो हर सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी अलग अलग है। ये 10th क्लास में पक्का बेटा कहीं तो फिजिक्स में किया होगा, मैक्सिमम टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द हीट, कि कितनी हम लोग बॉडी में हीट को रिटेन कर सकते हैं एंड हाउ मच हीट वी कैन एमिट आउट। क्लियर है?
सर मतलब हम इस जो ये इफेक्ट है इसको ब्लैक बॉडी के साथ इसलिए एसोसिएट करते हैं क्योंकि वो सारी फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब भी कर सकता है ठीक से और उन्हें एमिट भी कर सकता है। इसको हार्मोनिक, इसको हम लोग एक और ब्लैक ना करके प्रॉपर वर्ड दे सकता था, डार्क कलर क्लोज। ब्लैक बॉडी ओके का सर। बेटा इसको एक हम लोगों ने ब्लैक इसलिए बोल दिया कि सबको स्ट्राइक कर दे, नहीं तो सिंपल क्या था, डार्क कलर क्लोज। इसलिए देखा गर्मियों में हम लोग कभी भी डार्क कलर क्लोज नहीं डालते, क्योंकि डार्क कलर क्लोज क्या कर रहे थे, सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे थे। अगर सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे तो गर्मियों तो मेरी बॉडी का और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीटिंग इफेक्ट बढ़ता है। इसलिए हम लोग गर्मियों में यूज लाइट क्लोज, क्योंकि लाइट कलर जो है दे एमिट रेडिएशंस इमीडिएटली, वो लाइट अपने पास रखते नहीं, वो रेडिएशंस को एमिट कर देंगे। अब क्लियर बेटा? यस सर, अब समझ आ गया। गुड गुड बेटा, ऐसे जिसको जो डाउट है मुझे वही रोक दो। अब बेटा आज आपके साथ नेक्स्ट डिस्कस करना था, दैट वाज आवर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा पहले अगर सीबीएसई की बात करें, आपको सीबीएसई में बड़ी बार ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफाइन करना आ रखा है। कॉम्पिटिशन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। तो बेटा एक आधा खन्ना सर के साथ डाल लो आप सारे, खन्ना सर ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखा है, अब मैं फिगर ड्रॉ करके इसे एक्सप्लेन करूंगा। तो आप क्या करो, ऊपर 5-6 लाइनें छोड़ देना, 5-6 लाइंस, उसके नीचे फिगर ड्रॉ करना, क्योंकि खन्ना सर की आदत है पहले टॉपिक क्लियर करेंगे, आफ्टर दैट उसकी डेफिनेशन पे आएंगे, ताकि तुम्हें डेफिनेशन को क्रैम ना करना पड़े। क्लियर? तो पहले क्लियर करें ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था क्या। अब देखो मेरे पास यहाँ पर मेटल का सरफेस है, क्लियर, यहाँ पर मेरे पास मेटल का सरफेस है, मेटल के सरफेस पे वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन दिस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, एम्बेडेड है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इन रेडिएशंस को स्ट्राइक किया, क्लियर, ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी, इसको स्ट्राइक किया। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, ऊपर से मैंने रेडिएशन स्ट्राइक की, एनर्जी दी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी गेन करके आसपास के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, टकरा कर क्या, दिस इलेक्ट्रॉन विल लीव द सरफेस ऑफ मेटल, इस इलेक्ट्रॉन ने सरफेस ऑफ मेटल को क्या कर दिया, लीव विद सर्टेन वेलोसिटी। क्लियर? उसने सरफेस को लीव कर दिया। तो ये आपने फिजिक्स में पक्का पढ़ा 10th क्लास में, जो एनर्जी मोशन के साथ रिलेटेड है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इलेक्ट्रॉन गेट्स इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल गेनिंग सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो बेटा ये जो रेडिएशन थी, ये हमें आगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देगा, इसकी एनर्जी हमारे पास याद है क्या थी, एच म्यू। तो इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इस एनर्जी को गेन करके लीव्स द सरफेस ऑफ मेटल। और यहाँ पर एक कंडीशन थी बेटा, कंडीशन क्या थी, energy possessed by these radiations, या frequency possessed by these radiations should always be more than the frequency possessed by our electron. इलेक्ट्रॉन से ये फ्रीक्वेंसी या एनर्जी हमेशा क्या होनी चाहिए, ज्यादा, तभी ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। कैसे, अगर किसी को डाउट आया, ये देखो बेटा मेरे पास सरफेस है, सपोज यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन रखा है, अब मैंने क्या किया, ये एनर्जी आई, इसने इस पार्टिकल को स्ट्राइक किया, ये देखो पार्टिकल इजेक्ट नहीं हो पाया, जबकि मेरे हाथ के पास एनर्जी क्या थी, कम, वैसे स्ट्राइक आउट नहीं कर पाया। दूसरी बार क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, जब मैंने इसे यहाँ शिफ्ट किया, दैट मींस नाउ एनर्जी पोजेस्ड by my hand was more as compared to energy possessed by this electron. That's why I was able to eject electron from the surface of metal. और क्लियर करना है तो में से एक को मैंने कहा चल ट्रक को ना, हमारे सोसाइटी में ट्रक आ गया था, उस ट्रक को बाहर करना है। तो मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट को कहा चल भाई, अभी मौलिक ने डाउट पूछा था, मौलिक को कह दिया, मौलिक यार वो ट्रक खड़ा है हमारी सोसाइटी में, धक्का लगा के उसे बाहर कर दे। वो बेचारा सारा दिन लगा रहेगा पर वो ट्रक को बाहर नहीं कर पाया, क्यों, उसके पास एनर्जी क्या थी, कम। दैट्स व्हाई ही वाज नॉट एबल टू रिमूव ट्रक फ्रॉम आवर सोसाइटी। अगर मैं आपको सारी क्लास को कह देता धक्का लगाओ और इसे बाहर कर दो, अब तुम सबके पास एनर्जी क्या थी, ज्यादा, नाउ यू आर एबल टू रिमूव दिस ट्रक फ्रॉम द आवर कॉलोनी। तो बेटा ट्रक क्या था, इलेक्ट्रॉन था, कॉलोनी मेरे पास क्या था, मेटल का सरफेस था, और तुम बच्चे मेरे पास क्या थे, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये था हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि जो रेडिएशन स्ट्राइक कर रही है इनके पास हमेशा एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, ओनली देन दिस इलेक्ट्रॉन विल गेट इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। ये था बेटा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्या था, अगर ये पहली थ्योरी ठीक होती, फर्स्ट थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्लियर ठीक होता, तो बेटा ये सरफेस है,
मैं सुबह से रेडिएशन स्ट्राइक करके बैठ गया इसके सरफेस पे, तो ये कॉन्टिन्यूस क्या दे रहा है, एनर्जी, और मेरा जो इलेक्ट्रॉन है सरफेस पे वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब। सुबह से मैंने स्टार्ट किया, शाम तक तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके इट शुड हैव गेट इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, और ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ, which could not be explained by our electromagnetic wave theory. This concept could be explained only by our Planck's quantum theory. That's why we have to discard our this theory. इस theory को discard किया। अब बताओ बेटा, सबको मेरे साथ बड़े एग्जांपल्स दिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ आया या शुड आई रिपीट? हाँ जी बेटा, सारे बोलो, सभी को क्लियर हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या शुड आई रिपीट? कैन यू रिपीट? हाँ जी, ऊंचा बोलो बेटा। सर रिपीट कर दो। हाँ चलो रिपीट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो एक ने कहा, बाकी सबको आयुषी अन्वेषा रिपीट कर दो। चल बेटा रिपीट, पता क्या किया मैंने आपको ना, क्या किया, ये मेरे पास सरफेस ऑफ मेटल था, मैंने यहाँ पर रेडिएशंस को स्ट्राइक किया, तो क्या हुआ, मेरे हाथ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास एनर्जी क्या थी, ज्यादा, रेडिएशंस के पास एनर्जी ज्यादा थी। जैसे वो सरफेस पे आके स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को क्या किया, गेन करके गेट्स इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्या था, किसी को समझ नहीं आया करना, सर क्या रेडिएशन बोल रहे हो क्या? तो मेरी सोसाइटी में एक ट्रक खड़ा था, तो मैंने मौलिक को कहा, मौलिक इसे ना पुश करके सोसाइटी से बाहर कर दे, तो वो बेचारा पूरा दिन लगा रहा, पर उससे वो ट्रक रिमूव नहीं हुआ। क्लियर? पर जब आप सारे स्टूडेंट्स को मैंने कहा भी इस ट्रक को पुश करके रिमूव फ्रॉम द सोसाइटी, तो तुम सबने उसे पुश किया, तो वो ट्रक इजेक्ट हो गया फ्रॉम आवर कॉलोनी। तो दैट मींस आप सारे स्टूडेंट्स मिलकर क्या ऐड कर रहे थे, एनर्जी ऑफ रेडिएशंस। आपने जिस ट्रक को रिमूव किया, दैट वाज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आवर मेटल क्या था, कॉलोनी थी। क्लियर? तो ये मेटल का सरफेस मेरे पास क्या थी, कॉलोनी, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, ट्रक, और ये तुम बच्चे थे। जब सब बच्चों ने इकट्ठे मिलकर जोर लगाया, आप इस ट्रक को रिमूव कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाए। दिस वाज द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें कंडीशन थी that energy possessed by these radiation should always be more as compared to energy possessed by our electron. इस इलेक्ट्रॉन से हर बार एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। क्यों? एनर्जी वाज नॉट कंटिन्यूअस, इट वाज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। तो ये पैकेट जो स्ट्राइक किया, इसके पास एनर्जी क्या थी, कम थी, दैट्स व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन वाज नॉट इजेक्टेड। और दूसरी बार इसके पास एनर्जी क्या थी, ज्यादा, इसने इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया। तो हमारे पास लॉजिक था, these रेडिएशन शुड ऑलवेज हैव more energy as compared to energy possessed by our electron. Only then electron gets ejected from the surface of metal. अब बताओ बेटा, सबको एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर हुआ मेरे साथ? Yes, sir. क्लियर? चलो गुड। अगर क्लियर है तो अब इसकी एक बड़ी सी डेफिनेशन लिख लो, ये हमारे सीबीएसई के पेपर में आती है, बड़ी कॉमन। व्हेन रेडिएशंस, सर हाँ जी, मतलब रेडिएशन में एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन से, ना? हाँ बेटा, उसके पास ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो, जैसे देख आपको क्लास में ना मैम ने क्या किया, उनकी टेबल बड़ी वुडन टेबल थी, आपको कहा चलो उस टेबल को रिमूव कर, तो आपने एनर्जी लगाई, चल तुझे नहीं, तू कहेगा खन्ना मेरे में एनर्जी बढ़ी है। तो मैं जब तुम्हारी सेम में था ना, मैडम ने मुझे कहा कि मेरी ना टेबल को जरा संदीप साइड पे कर दे, ये उन्होंने कहा साइड पे कर दे, तो मैं लगा उसको धक्का मारने, वो मुझसे रिमूव नहीं हो पाई। तो बेटा मैं उसको रिमूव नहीं कर पाया। अगर मैं उसे रिमूव नहीं कर पाया, जब मेरे पास एनर्जी क्या थी, कम। जब हम लोग सारी क्लास वाले मिलकर उसको धक्का लगाया, वो टेबल साइड पे चली गई। तो जो टेबल था दैट वाज आवर इलेक्ट्रॉन, और जो हम लोग सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे थे दैट वाज द एनर्जी विच स्ट्राइक आवर सरफेस ऑफ टेबल। तो टेबल से इलेक्ट्रॉन को और इजेक्ट करना है, एनर्जी रेडिएशंस के पास हर बार क्या होनी चाहिए, ज्यादा। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर अगर जो हमारी रेडिएशन है उसके पास इलेक्ट्रॉन से कम एनर्जी है, हाँ तो हम जी, ये रीजनिंग देंगे ना कि इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वो साइमल्टेनियसली एब्जॉर्ब भी करता रहता है एनर्जी और एमिट भी करता रहता है। वही बेटा, इसीलिए। और ये कंसेप्ट हमें किसने क्लियर किया? क्योंकि तुम्हारी बुक्स में प्लैंक्स अभी नहीं थॉट। दिया, तुम्हारी बुक्स में एक कंसेप्ट दिया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसलिए मैंने मौलिक आपको प्लैंक क्वांटम थ्योरी का एक पहले पॉइंट क्लियर कर दिया। ये सोर्स एमिट करता है रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। क्लियर? ओके सर, यस सर, समझ गया। अब लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? व्हेन radiations with certain minimum frequency, when radiations with certain minimum frequency
और बेटा मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय म्यू और इसके फुट में नॉट। ये पहले म्यू लिख दिया और इसके फुट में नॉट। strikes the surface of metal, strikes the surface of metal, the सर सेकंड electrons, मिनिमम के बाद बताना। रिपीट कर देता हूँ सारा ही, when radiations with certain minimum frequency, when radiations with certain minimum frequency, जिसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे, न्यू नॉट, strike the surface of metal, strike the surface of metal, the electrons are ejected, the electrons are ejected from the surface of metal, the electrons are ejected from the surface of metal. This phenomenon is known as, this phenomenon is known as photoelectric effect. This phenomenon is known as photoelectric effect. बेटा एक और डेफिनेशन साथ में लिख लो, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। द मिनिमम एनर्जी, ये भी क्लियर कर दूंगा बेटा आपको। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, from the surface of metal is known as work function, is known as work function। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, बाय W नॉट, वर्क फंक्शन। और इसका हमारे पास सिंबल क्या आ जाएगा आगे, H, और साथ में क्या आ जाएगा, म्यू नॉट। ये बेटा आपके सीबीएसई में डेफिनेशन या ये न्यूमेरिकल में आता है, फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ गिवन मेटल। तो वर्क फंक्शन W नॉट इज गिवन बाय H इंटू म्यू नॉट। H पढ़ेंगे आगे, पर बुक्स में आपको ये पहले दे रखा है, दिस स्टैंड फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, और म्यू नॉट हमारे पास क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज रेडिएशंस। क्लियर। अब बताओ बेटा मेरे साथ प्लैंक्स, सॉरी मेरे साथ ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। सबको? सर हाँ जी सर, सरफेस ऑफ मेटल के बाद क्या था? बेटा ठहर जा, मैं ऐसे डेफिनेशन ना बना देता हूँ आप सबको बोल So देता this हूँ। phenomenon is This called phenomenon is known as अच्छा, photoelectric this phenomenon effect. is known as photoelectric effect. This phenomenon is known as photoelectric effect. तो फिर तो अभी वर्क फंक्शन भी नहीं लिखा होगा, लिख लिया वर्क फंक्शन बेटा? सर वर्क बस लिख फंक्शन रहा हूँ। हाँ लिख लो, आराम से लिख लो, हम लोग स्लो ही चलेंगे आराम से। वर्क फंक्शन का फिर रिपीट कर देता हूँ नहीं डेफिनेशन। नहीं नहीं सर, वो मैंने लिख लिया था, वो सरफेस ऑफ मेटल, वो मैं पहले वो लिख चुका हूँ। मैं कोई बात नहीं। वर्क फंक्शन का ही पूछ रहा था, सेकंड का। ठीक है बेटा, यही तो तुम्हारे साथ क्लास का मुझे भी इंटरेस्टिंग लगता है कि तुम बच्चे ना मेरे साथ इंटरेस्ट शो करते हो। और एक ना आज स्टूडेंट का मेरे साथ कॉपी देखी बेटा, आप सारे आदत डाल लो, जो आप मेरे साथ नोट्स बना रहे मुझे जरूर सेंड करो। इससे क्या तुम बच्चों का इंटरेस्ट बनेगा और पढ़ाई में मेरे साथ। अब पहले ये बताओ, अब समझ आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा आज के लेक्चर का? नहीं सर। क्योंकि बेटा पता क्या, जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ 11th से पढ़ रहे थे, वो मेरे साथ यूज्ड टू हो गए, पर तुम बच्चे 10th के बाद एक 11th में आए, और तुम्हें शुरू से कहा हम लोग अब जाएंगे स्कूल्स में, 11th 12th में इंपॉर्टेंस बड़ा होता है, पर वो क्लासेस हो गई ऑनलाइन, और हमारा सिलेबस 10th के 11th चेंज, ऊपर से ऑनलाइन सॉरी, और ऊपर से ऑनलाइन क्लासेस आ गई, तो थोड़ा सा टाइम लगता है सबको सेट होने में। आराम से जहां कहीं आपको लगे करना सर आपने स्पीड पकड़ ली, मुझे बता देना बेटा, हम लोग स्लो डाउन हो जाएंगे। हर साल मेरा सिलेबस टच टाइम पर खत्म होता है। अब बेटा जितने स्टूडेंट्स आए हो ना, सभी के ब्रदर्स सिस्टर कोई ना कोई मुझसे पढ़ कर गए, किसी से पूछना, हम लोग दिसंबर तक कोर्स फिनिश कर देते हैं, जैन और फेब में फिर हमारे रिवीजन और टेस्ट ही चलते हैं। ठीक, अब बताओ अगर ये इतना क्लियर है, अब बेटा इसका हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक न्यूमेरिकल्स के लिए अभी फॉर्मूला भी क्लियर कर दूं। क्लियर? अगर फॉर्मूला क्लियर करना है तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का आज एक सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा, E इज इक्वल टू एच म्यू। तो देखो बेटा यहाँ पर मैंने इसी के बेस पे सारा एक्सप्लेन कर देना है। ये हमारे पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे हमारे पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन के सरफेस पे स्ट्राइक किया, दिस इलेक्ट्रॉन गेट्स इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, तो दैट मींस इसके पास एनर्जी क्या थी, E इज इक्वल टू एच म्यू।
ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ तो इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने छोटी क्लास से पढ़ रखी है, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। गुड गुड, तुम्हारे में से एक साथ ही बोल पड़ा, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। तो देखो बेटा इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी कितनी गेन की, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इन रेडिएशंस के पास एनर्जी क्या थी, h म्यू, और ये h म्यू नॉट क्या था, दिस वाज द एनर्जी पोजेस्ड बाय आवर इलेक्ट्रॉन। तो इसी फॉर्मूले को h को बाहर कर दूं तो ये म्यू माइनस म्यू नॉट, ये था बेटा जिसके न्यूमेरिकल्स आएंगे आज लेक्चर के आखिर में। तो मुझे ना रट्टा नहीं लगता इतने बड़े फॉर्मूले को। ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ सरफेस से तो इस इट विल मूव विद काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। अब इसके पास एनर्जी क्या थी, h म्यू नॉट, इसको स्ट्राइक क्या किया, h म्यू स्ट्राइक किया, h म्यू नॉट इसके पास था, तो दोनों का जो डिफरेंस था दैट वाज गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन ने गेन किया एंड गेट्स इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, दैट इज h म्यू माइनस h म्यू नॉट। और ये h म्यू नॉट अभी क्लियर किया था, दिस स्टैंड फॉर आवर वर्क फंक्शन। तो बेटा कई बार जब न्यूमेरिकल्स करेंगे वी डायरेक्टली गिव वर्क फंक्शन, तो बड़े स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता वर्क फंक्शन है क्या। क्लियर? अब बताओ ये फॉर्मूला कई साल पहले तो मैं भी रट्टा लगाता था पढ़ाने से पहले, अब मैंने लॉजिक बनाया, ये रेडिएशन स्ट्राइक कर रही है विद एनर्जी h म्यू, इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी h म्यू नॉट, पक्का है h म्यू ग्रेटर होना चाहिए एज कंपेयर टू h म्यू नॉट, ओनली देन electron will get ejected from the surface of metal and it will move with velocity kinetic energy। अब बताओ बेटा मेरे साथ ये दोनों इफेक्ट्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर के नहीं, क्लियर है सर। क्लियर, गुड। तो आज इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले बस मुझे आज आपके साथ कौन सा डिस्कस करना था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। ये बेटा आपके सीबीएसई के पेपर में सितंबर के एग्जाम से बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, या फिर इसके न्यूमेरिकल्स 12th क्लास तक क्या आपके कंपटीशन तक बड़ी बार आ रखे। तो आज बस एक बार ये थ्योरी कर लें, फिर हमारे इस थ्योरी के और साथ में इसके ऑफ आवर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इनके बेटा न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। क्लियर? तो मेरी ना आदत है जहां पर कोई नया फॉर्मूला आएगा पीछे वाले साथ साथ रिवाइज करेंगे, तो आपको फॉर्मूले मेरे सामने टेबल सी बन जाएगी सभी फॉर्मूलेस की। क्लियर? तो बेटा मैं अपना आप में से सॉरी आपको होगा, इस स्टूडेंट से क्यों पूछ रहे हो अमीशा, क्लियर हो रहा है? क्योंकि बेटा आप आज मेरे साथ फर्स्ट लेक्चर लगा रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, समझ आ रहा है टॉपिक के नहीं अमीशा? हाँ जी अमीशा, समझ आ रहा है कि नहीं अमीशा? हाँ जी अमीशा बोल दे यस सर के नो सर, क्लियर टॉपिक यहां तक सबको क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ ऐसे अब धीरे धीरे लगे बोलने सारे यस सर। बेटा जल्दी बोला करो नहीं तो मेरा जो एनर्जी लेवल है ना गिरने लग जाता है फिर, ठीक है? तो आज अब करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी ने हमें पहला पॉइंट क्या दिया, जो एनर्जी पोजेस्ड बाय दीज रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज रेडिएशन। क्लियर? जो एनर्जी ऑफ दीज रेडिएशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज रेडिएशन। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लो इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। फर्स्ट पॉइंट, energy is emitted or absorbed, energy is emitted or absorbed not continuously but in the form of small packets of energy, एक बार सारी रिपीट कर दो। बेटा रिपीट कर देना। फर्स्ट, एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब नॉट कॉन्टिन्यूसली, कि कोई भी सोर्स कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, बट इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। These packets of energy in light
आर नोन एज, अगर हम लोग लाइट की बात करें तो दीज आर नोन एज फोटॉन्स, देन दीज आर नोन एज फोटॉन्स। दैट मींस अगर मैं सन की लाइट की बात कर रहा हूं तो इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया फोटॉन्स, एंड रिमेनिंग स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज क्वांटा। और जो बाकी सारे पैकेट्स ऑफ एनर्जी है दीज आर नोन एज क्वांटा। एक सनलाइट को प्रॉपर नेम दे दिया दैट इज फोटॉन्स, और बाकी सारे जो एनर्जी पैकेट्स है दीज आर नोन एज आवर क्वांटा। अब बताओ बेटा पहला पॉइंट क्लियर सबको? सर एक बार रिपीट कर दो, मेरी मीटिंग लीव हो गई थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, वो नेट वीक होता है और मैंने आपको पहले ही कह रखा है, आप टेंशन मत लेना, ये सारा लेक्चर रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा बाय इवनिंग तक। इवनिंग मींस 8-9 बजे तक मिल जाएगा, क्योंकि 3-4 घंटे लगते हैं इसे प्रोसेस करने में। तुम्हारी बेटा 1 आवर 30 मिनट्स क्लास ना जब ऑफलाइन होती थी तब तो मैं ऑफलाइन क्लास लेकर बड़ी जल्दी फ्री हो जाता था, अब नहीं होता। अब 3 बजे से लेकर 7-8 बजे तक जब तक ये पूरा प्रोसेस हो गया तुम्हें ट्रांसफर नहीं होता, मैं बुक रहता हूँ तुम्हारे साथ ही सबके। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, एनर्जी इज emitted और absorbed not continuously but in the form of small packets of energy, but in the form of small packets of energy. In case of light, अगर मैं सनलाइट की बात कर रहा हूं, these packet of energy are known as photons. In case of light, these packets of energy are known as photons. सर एक बार क्वांटा का दोबारा वो कर दो, बेटा रिपीट क्वांटा कर के दो। लगा बोलने, एंड रिमेनिंग पैकेट्स ऑफ एनर्जी, रिमेनिंग पैकेट्स ऑफ एनर्जी जैसे सनलाइट से नहीं है, जो मेरा बल्ब है ये भी लाइट इमिट कर रहा है, गैस है ये भी लाइट को इमिट कर रहा है, तो जो रिमेनिंग सोर्सेज ऑफ रेडिएशंस है एंड द रिमेनिंग पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज क्वांटा। जो सनलाइट से आएंगे पैकेट दीज आर नोन एज फोटॉन्स, न्यूमेरिकल में पर्टिकुलर वर्ड, और क्वांटा कोई भी और सोर्स हो अगर एनर्जी का विच इज इमिटेड रेडिएशंस। कौन सा सोर्स है? गैस, जब मैं गैस को बर्न कर रहा हूँ, कैंडल को बर्न कर रहा हूँ, क्लियर। या फिर और हमारे पास रेडिएशंस किसकी है, सनलाइट नहीं है तो हमारे पास जो मेटल का सरफेस है वो रेडिएशंस इमिट कर रहा है, तो इन दीज वी टॉक इन टर्म्स ऑफ क्वांटा। ठीक बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्लियर? सर हाँ जी आपने जो ये क्वांटा की डेफिनेशन बोली थी एक बार ये दोबारा बोल दो। बेटा, क्वांटा था small packets of any form of another energy, small packets of energy another than light, small packets of energy another than light are known as, उन्हें नाम दे दिया क्वांटा। सिर्फ सन की लाइट की जो एनर्जी आ रही है उसे हम लोगों ने पर्टिकुलर नाम दिया फोटोन। ठीक बेटा? यस सर। चलो अब सेकंड पॉइंट लिखो, एनर्जी ऑफ ईच photon, energy of each photon is directly proportional to, energy of each photon is directly proportional to frequency of these radiations. Energy of each photon is directly proportional to frequency of these radiations. अब बेटा 10th क्लास तक आपने बड़ी बार इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव किया, तो दिस E is equal to h mu, where h stand for our Planck's constant, h stand for Planck's constant। बेटा ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें न्यूमेरिकल्स में मेंशन होगी, इसकी वैल्यू हमारे पास है 6.626 into 10⁻⁻34। अब याद है मैं आपको शुरू से कहता था मुझे यूनिट्स नहीं आते, तो h इज इक्वल टू क्या है, E by म्यू। E के ज्यादा हमारे पास यूनिट्स क्या है जूल्स में, और म्यू का हमारे पास यूनिट क्या है सेकंड इनवर्स, तो ये ऊपर घूम फिर कर जूल्स सेकंड्स आ गए, तो दिस हैज गॉट यूनिट्स जूल्स और साथ में क्या आ गया सेकंड्स। ये आ गया हमारे पास एसआई में। तुम लोगों ने फिजिक्स में पक्का किया 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्क्स। अगर 7 अर्क्स था तो दैट मींस दिस कैन बी 6.626 into 10⁻27। ये आ गया अर्क्स और साथ में क्या आ गया सेकंड्स। बेटा ये एच के यूनिट्स ध्यान में रखना, आगे पूरे चैप्टर में ये एच के यूनिट्स यूज में आएंगे। तो 6.626 into 10⁻34, मुझे यूनिट्स याद नहीं रहते, तो h इज इक्वल टू E by म्यू। E के यूनिट्स क्या थे जूल्स, इसके यूनिट्स क्या थे सेकंड इनवर्स, ऊपर जाकर क्या हो गया सेकंड। तुम लोगों ने फिजिक्स में किया है 10th क्लास में 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्क्स, यहाँ पर 10⁻7 वैल्यू पुट कर दी, तो घूम फिर के क्या आ गया -27 अर्क्स सेकंड। अब बेटा देखो ये जो एनर्जी है दिस वाज विद 1 फोटोन,
पर मैंने आपको क्या कहा था, मेरे पास ये 1 फोटोन, 2 फोटोन, 3 फोटोन, 4, 5, 6, 7 पता नहीं कितने हैं। तो थर्ड पॉइंट इस थ्योरी का हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया, टोटल एनर्जी। लिख लो बेटा, टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय दीज रेडिएशंस, total energy possessed by these radiations, total energy possessed by these radiations is given by NH nu. NH nu, where N stands for number of photons. N stands for number of photons. H मेरे पास क्या आ गया? given by And total energy of radiations is expressed by relation. Total energy possessed by radiations is E is equal to NH nu. N क्या था बेटा? Number of photons. H Planck's constant. Mu क्या था? Frequency of these radiations. Frequency of these radiations. अब बताओ बेटा सबको ये फॉर्मूला क्लियर? हाँ जी बेटा, यस सर, क्लियर? यस सर। हाँ जी पूछो बेटा। सर जो हमने सेकंड पॉइंट लिखा था, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। हाँ सर जैसे अगर हम सनलाइट कंसीडर करते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी तो रेडिएशन की सेम ही रहेगी, मतलब सारे फोटॉन्स की एनर्जी वो कांस्टेंट होगी एनर्जी। होगा क्या? देख, जैसे बेटा ये था ना, ये मेरे से पहला पार्टिकल स्ट्राइक किया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो क्या सबके पास एनर्जी तो वही थी एच म्यू, पर ये फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड पार्टिकल, ये थर्ड पार्टिकल, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, तो टोटल एनर्जी क्या आ गया मेरे पास? इसको नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दिया, एन। एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ फोटॉन्स। ओके सर, थैंक यू। ठीक, अब बेटा देखो, फोटॉन्स के बदले क्वांटम भी आ सकता है ना? हाँ जी बेटा, सर फोटॉन्स के बदले क्वांटम भी आ सकता है ना? हाँ क्वांटम भी कर सकते हैं, क्योंकि मालूम नहीं मैं आज जब न्यूमेरिकल करूंगा कभी आपको कौन सा कंसेप्ट दे दूं, तो एन का जो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बोल सकता हूँ या नंबर ऑफ क्वांटा। फोटॉन्स हम लोगों ने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया बस स्लाइड के लिए, अब वहां पे क्वांटा भी लिख दो बेटा, गलत नहीं है। एक्चुअली न्यूमेरिकल्स में फोटोन ही आता है ज्यादा, इसलिए मैंने फोटोन क्लियर कर दिया। ठीक, ओके सर। अब बेटा देखो, खन्ना सर ने आपको कहा था मुझे इतने इतने फॉर्मूले नहीं याद, क्लियर? मुझे अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है सिर्फ 2 फॉर्मूले आते हैं। पहला फॉर्मूला आता है C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। सेकंड मुझे आता है आज E का किया, E इज इक्वल टू NH न्यू। अब हुआ क्या, पेपर में आपको C का न्यूमेरिकल आ गया किसके साथ? विद आवर वेवलेंथ नहीं आया, वेव नंबर के साथ आ गया। तो देखो बेटा यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा लिख सकता था, या इसी को आगे क्या लिख सकता था? C वेव नंबर। क्यों? क्योंकि मुझे क्लियर था वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। क्लियर? आज बेटा जब एनर्जी के न्यूमेरिकल्स करेंगे, होगा क्या, आपको कई बार फ्रीक्वेंसी नहीं दी, आपको मैंने क्या दे दी? वेवलेंथ। अगर मैंने वेवलेंथ दे दी तो देखो यहां से ये फॉर्मूला पुट कर दूं तो ये NH C बाय लैम्डा आ गया। किसी न्यूमेरिकल में हो सकता है वेवलेंथ भी ना दी हो, अगर वेवलेंथ नहीं दिया, आपको दे रखा है वेव नंबर, तो वो क्या आ जाएगा? NHC, साथ में म्यू बार आ जाएगा। तो बेटा जब मैं नया नया पढ़ाता था ना, मैं ये सभी फॉर्मूले याद करता था। अब आपको मेरे साथ इन सभी फॉर्मूले को क्रैम नहीं करना, यहाँ पर इनके लॉजिक से NH म्यू, NH C बाय लैम्डा, NHC, तो 1 बाय लैम्डा क्या था? म्यू बार। ये थे बेटा हमारे आज के लेक्चर के आगे न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट। इसके बाद एक थर्ड आज और किया था खन्ना सर, आलसी, PEE लिखकर बैठ गए। तुम बताओगे PEE क्या बना? ऐसे खन्ना सर के एब्रिविएशन भी पकड़ोगे, PEE फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बन गया, इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना? तो तुम बच्चे ना व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो ऐसे वर्डिंग्स लिखकर, खन्ना सर ऐसे वर्डिंग देंगे PEE फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मुझे फॉर्मूला याद नहीं हुआ, मुझे पक्का था ये इलेक्ट्रॉन मूव किया विद काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या थी? हाफ mv²। ये मेरे पास क्या थी? h म्यू माइनस h म्यू नॉट। इसी फॉर्मूले को और तोड़ा तो म्यू माइनस म्यू नॉट। इस फॉर्मूले को देखो और तोड़ूं तो h बाय c, यहाँ पे लैम्डा बाय 1 माइनस लैम्डा नॉट। तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी के अलग अलग फॉर्मूलेस बन रहे हैं न्यूमेरिकल्स के नहीं? हाँ जी बेटा, कुछ क्लियर हुए ऐसे फॉर्मूले कैसे सर तोड़ते हैं? तो बेटा ये आज से आदत डाल लो, जो मेरे साथ स्टार्टिंग से थे, याद करो कैपिटल M स्मॉल m, उसमें 3 डेफिनेशन 3 फॉर्मूले ऐसे याद किए थे एक लॉजिक बनाकर। ऐसे भाई यहाँ पे एक लॉजिक ध्यान है, उसको तोड़ ताड़ के कन्वर्ट करते थे। अब करें इस कंसेप्ट के न्यूमेरिकल स्टार्ट। सर हाँ जी,
सर आपने सर वो मत करना सर। हाँ जी, सर आपने लास्ट वाला फॉर्मूला कैसे लिखा सर, वो वाला? क्या क्या बेटा, एक बार ऊंचा बोलते हैं थोड़ा। सर आपने लास्ट वाला फॉर्मूला कैसे लिखा, वो एफसी? अच्छा, ये देख काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ एमवी स्क्वायर, याद है ये अभी किया था, एनर्जी पोजेस बाय रेडिएशन एच म्यू, एच म्यू नॉट क्या था, एनर्जी पोजेस बाय आवर इलेक्ट्रॉन। अब हो सकता है बेटा पेपर में म्यू ना दिया हो, आपको क्या दिया हो, वेवलेंथ, तो याद है म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो यहाँ पे सी बाय लैम्डा, यहाँ पे सी बाय लैम्डा नॉट, सी कॉमन आ गया, अगर सी कॉमन आ गया तो 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट आ गया। यस सर। ठीक, तो चल इसको और ब्रेक करते हैं, इसको और भी अभी ब्रेक कर सकता था, तुम बताओ चलो मुझे सारे एच सी, अब मैंने यहाँ पे ना लैम्डा नहीं, मैंने आपको यहाँ पे वेव नंबर दे रखा था, आप बताओ नया फॉर्मूला क्या बना दूं ऑन द बेसिस ऑफ वेव नंबर, कि पेपर में न्यूमेरिकल में आपको यहाँ पर वेवलेंथ नहीं दी, यहाँ पे आपको दे रखा है वेव नंबर, तो याद है 1 बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा यहाँ लिखा है, 1 बाय लैम्डा क्या था, वेव नंबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेव नंबर माइनस ये आ जाएगा कंसेप्ट के नहीं, ठीक बेटा, Yes, sir. क्लियर। अब करिए इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट, चलो सर एक, हाँ जी, सर वो सर हाँ जो जी, ये था हमारा एनर्जी पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स था, हाँ ये जी, एच, सर ये ऊपर, ये देख, हाँ सर ये किसके लिए पोजेस करता था? ये वाला, हाँ जी। ये बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में याद था जब हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्रॉ किया था, मैंने यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन से, ये इस पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया था, तो इसके पास एनर्जी क्या थी, एच म्यू, और ये जो इलेक्ट्रॉन के पास थी एनर्जी क्या थी, एच म्यू नॉट, जब ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ किससे, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या थी, हाफ एम जी स्क्वायर, ये बेसिकली डिफरेंस था एच म्यू माइनस एच म्यू, ठीक बेटा, ओके सर। क्लियर, तो गुड बेटा, क्योंकि तुम्हारी बुक्स में ना ये सीधे फॉर्मूले दिए हैं, मैंने आपको फॉर्मूला याद करने का लॉजिक दे दिया कि एनर्जी स्ट्राइक कर रही है एच म्यू, इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी क्या है, एच म्यू नॉट, दोनों का डिफरेंस गेन किया इलेक्ट्रॉन ने, मूव किया काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम जी स्क्वायर, और इन दोनों का डिफरेंस आ गया, ठीक। अब करें पहला न्यूमेरिकल, लिखो एक फर्स्ट, चलो बेटा एक लिखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, calculate the frequency and energy, calculate the frequency and energy of photon, calculate frequency and energy of photon of radiations having wavelength of photon of radiations having wavelength, और wavelength हमें यहाँ पर गिवन है 6000 ऑंगस्ट्रॉम, और वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें गिवन है 3 × 10⁸ मीटर्स, साथ में क्या पर सेकेंड, क्लियर। अब देखो बेटा मैंने आपसे कहा था ना, पहला फॉर्मूला हमारा कुछ नहीं था, बस वो न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने के लिए था, पहले मैंने क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी, तो मुझे फॉर्मूला याद था C = म्यू लैम्डा, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी = C बाय लैम्डा, C मेरे पास क्या है 3 × 10⁸ मीटर्स, और साथ में क्या है सेकेंड इनवर्स, वेवलेंथ मेरे पास क्या है 6000। अब हर्षिता आपको स्टार्टिंग में आया था बेटा डाउट ऑंगस्ट्रॉम में, अगर ऑंगस्ट्रॉम तो दिस स्टैंड फॉर 10⁻⁻10 मीटर, अब देखो मीटर और मीटर कट गया, सिर्फ रह गया सेकंड इनवर्स, दैट मीन मैंने कन्वर्जन सारी ठीक की थी। तो बेटा अगर आप फिजिक्स में भी ऐसे न्यूमेरिकल में यूनिट साथ लिखोगे आपको न्यूमेरिकल्स बड़े आसान लगेंगे। अब जब इसे सॉल्व करना था तो खन्ना सर की तो ना छुट्टी हो जाती थी इसे सॉल्व करने में, 6000 इधर लिखा 3 इधर 0.0, मैं तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में फंस जाता था। आप स्टूडेंट्स को मैंने एक आदत डाली थी, कैसे 3 × 10⁸, नीचे 6 है, ये 10⁻³ है, तो इसे मैं 10⁻³ इंटू क्या कर सकता था 10⁻⁻10, तो ये क्या हो गया -7, ऊपर गया तो ये आ गया मेरे पास घूम फिर के 3 × 6 10⁻15, अभी भी ये पॉइंटों में घूम रहा है। अगर इसको मैं 30/6 इंटू 10⁻, क्या कर दूं 14,
अगर ये कर दूं तो मेरी कैलकुलेशन सिंपल 5 इंटू 10⁻14 आंसर क्या आ गया सेकंड इनवर्स। अब बताओ बेटा सबको खन्ना सर के साथ कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान लगी? बस खन्ना सर ना पॉइंटों से डरते हैं, तो खन्ना सर क्या करते हैं 10 की टर्म सारी इकट्ठी कर दी, तो ऊपर 8 नीचे -10 था, तो ये 10⁻3 और -10 ये छोटी क्लास में कर रखा है -7, -7 ऊपर जाके क्या हो गया प्लस, तो 15 अभी भी 3.6 पॉइंटों में घूम रहा है। तो मैंने क्या किया एक इसका 0 इधर रह गया, तो इधर रह गया 10⁻14, 30 को डिवाइड किया 6 5। अब बताओ बेटा किसी को तो खन्ना सर के साथ कैलकुलेशन आसान लगेगी ऐसे? यस सर। यस सर। लगेगा? Yes, sir. गुड बेटा। बस Yes, ऐसे sir. क्या होगा देखना थर्ड फोर्थ न्यूमेरिकल तक, जैसे मुझे याद है लास्ट लेक्चर में मौलिक ने एक आध आंसर पहले दे दिया था, तो देखना तुम लोग लास्ट न्यूमेरिकल आज करने तक पक्का है काफी स्टूडेंट मुझे ऐसे आंसर कर दोगे, इनके आंसर्स क्या आएंगे। अब इसके बाद कर दो रब, मैंने आपको सेकंड Sir. पार्ट में क्या पूछा, फोटोन, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना? तो अगर एनर्जी ऑफ फोटोन पूछा है तो मुझे फॉर्मूला याद था E = NH न्यू, क्लियर? और फ्रीक्वेंसी तो बेटा पता क्या, एक आधा डालो, तुम में से एक स्टूडेंट कहता सर यही वैल्यू पुट कर दो। पता है क्या, पेपर में हमेशा जो वैल्यू आपको गिवन है उसी पे न्यूमेरिकल करना। क्यों? अगर कहीं गलती से ये आंसर गलत है तो तुम लोग गलत वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, फिर आंसर भी गलत हो जाएगा। तो बेस्ट है जो तुम्हें फैक्टर्स दे रखे क्वेश्चन में उन्हीं को यूज में लाओ। अगर उसी को यूज में लाऊं तो ये फॉर्मूला मेरा पक्का ब्रेकअप करके NhC/λ बन गया, क्लियर? अब मुझे एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड करनी, H मुझे ध्यान में है प्लैंक्स कांस्टेंट, C मेरे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लैम्डा मेरे पास क्या था वेवलेंथ। तो अब आप बताओगे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, मैंने n तो दिया ही नहीं, सर 0। 0। अगर 0 होता फिर तो एनर्जी 0 हो जाएगी। हाँ जी Sir, 1. गुड, क्योंकि मैंने इंग्लिश की लैंग्वेज घुमा दी, मैंने बोला फोटोन। जब मैंने बोला फोटोन, फोटोन मींस 1 फोटोन, अगर 1 है तो दैट मीन यहाँ पर n की वैल्यू क्या रहेगी 1, ये था, क्लियर? तो अगर मैं आपको देता 10 फोटोन्स, 10 फोटोन्स दैट मीन तब मैंने आपको n की वैल्यू दे दी 10, और यहाँ पे मैंने इंग्लिश की लैंग्वेज घुमा दी फोटोन। अगर फोटोन है दैट मींस 1, तो n की वैल्यू क्या रहेगी 1। अब देखो ये न्यूमेरिकल करना कितना आसान हो गया, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻−34, साथ में क्या था जूल्स सेकंड, वेलोसिटी क्या थी 3 इंटू 10⁸ मीटर्स, और साथ में क्या था पर सेकंड। वेवलेंथ हमारे पास क्या गिवन है, मैं भूल गया, वेवलेंथ 6000, तो 6000 इंटू 10⁻−10, यहाँ पे क्या आ गया मीटर। अब देखो मीटर के साथ मीटर, सेकंड के साथ सेकंड, आंसर खुद ही रह गया इन टर्म्स ऑफ जूल्स। हाँ जी बेटा खुद ही रह गया जूल्स में। अगर जूल्स में रह गया तो अब इसको सॉल्व करना आसान। अब तुम में से कोई तो प्रिडिक्ट कर रहा है 6 और 6 कट जाएगा, मानते हो? 6 और 6 कट जाएगा, आंसर 3 पॉइंट समथिंग घूमेगा, इतना तो मानते हो सभी? हाँ जी बेटा, Yes, sir. क्योंकि 6 और 6 कटेगा 3 पॉइंट, तो कंपटीशन में अगर तुम्हारा एक ही आंसर 3 पॉइंट है नहीं तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। और बेटा कंपटीशन में ऐसे ही होता है, मेरे जैसा स्टूडेंट पूरी कैलकुलेशन करेगा, आंसर उसका भी आएगा पर टाइम भी खराब होगा। जिसको मेरे से ऐसे थोड़े से शॉर्टकट क्लियर हो रहे कि 6 और 6 कटेगा 3, तो चॉइसेस में घूमा कौन सा आंसर 3 पॉइंट समथिंग है, सोचा ही नहीं, उसी पे टिक लगा दिया। तो इसका अगर आप आंसर करोगे एग्जैक्ट आएगा 3.3125 इंटू 10⁻⁻19, और साथ में क्या आ गया जूल्स। ये था एनर्जी कैलकुलेशन का कंसेप्ट। अब बताइए सबको पहला एक सिंपल न्यूमेरिकल मेरे साथ क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया सर। हो गया? ये बड़ा दुखी होके बोला, कौन है ये? Yes. हाँ जी थक गए, बड़ा उसे बोला हो गया सर, हाँ जी क्लियर। और बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ तुम्हें ना, मैं जब ये 1 आवर 30 मिनट्स की क्लास में पढ़ाता हूँ, प्लीज मेरी किसी बात का कभी भी बुरा मत मानना। तुम्हें अगर अपने सर के बारे में बताऊं ना, मेरे जो सर थे हमें बैठ कर पढ़ाते थे, बैठकर, और जब बैठ के पढ़ाते थे ना क्या करते थे, क्वेश्चन पूछ के ये पेन में, ये पेन हमारे इधर फंसा देते थे फिंगर्स पे, और कहते थे हाँ संदीप दे आंसर, साथ में इधर लेते थे इसको घुमाना शुरू, आंखों में से पानी आ रहा, आंसर क्या देना हम लोगों ने। पर बेटा देखो उस सर को मैंने आज तक याद रखा है। वो एक सर थे जिन्होंने मेरा स्टार्टिंग में केमिस्ट्री में ऐसा इंटरेस्ट बढ़ाया 11th कि मैं यूनिवर्सिटी तक मैंने केमिस्ट्री को ही आगे परस्यू किया। तो मैंने एमफिल की केमिस्ट्री में, एमफिल अपने टाइम में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में सेकंड था, तो एमफिल करने के बाद फिर मैं किसी इंडस्ट्री में गया,
इंडस्ट्री में बस थोड़ी देर टिका, फिर मुझे था कि मैं तो पढ़ाने के फील्ड में था, ये कहाँ आ गया, और फिर ऐसा कोचिंग का काम स्टार्ट किया। तुम सबकी गुड विशेस से, इवन आजकल जब कोरोना है तब भी आप सबकी गुड विशेस है, ठीक है, मैं सेटिस्फाई हूँ। तुम बच्चे मुझसे पढ़कर सेटिस्फाई हो कि नहीं? हाँ जी, यस सर। गुड। अब एक और नेक्स्ट न्यूमेरिकल करो। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑनवर्ड मैं तुम बच्चों को न्यूमेरिकल्स में घुमाना शुरू करूंगा। क्लियर? तो लिखो एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल, radiations of wavelength 242 nanometer, 242 nanometer, and small n stand for nano. Nanometer is sufficient to ionize sodium atom. Radiations of wavelength 242 nanometer are sufficient to ionize sodium atom. Calculate the energy of sodium. Calculate the energy of sodium in, इस बार बेटा देखो मैंने आपको यूनिट्स में कंफ्यूज किया, किलो जूल्स पर मोल। अभी तक याद है एनर्जी सिर्फ घूम रही थी जूल्स में, अब मैंने यहाँ पे एनर्जी घुमा दी इन टर्म्स ऑफ किलो जूल्स पर मोल। क्लियर? किलो जूल्स पर मोल। अगर किलो जूल्स पर मोल है तो देखो बेटा मुझे यहाँ पे फॉर्मूला तो क्लियर है, E इज इक्वल टू क्या था, NH न्यू। पर अब मैंने आपको फ्रीक्वेंसी दी, मैंने क्या दे रखी है, वेवलेंथ। तो यहाँ पे वेवलेंथ दे रखा है तो NH C बाय लैम्डा आ गया। अब H बड़ा अच्छा नोन है, C बड़ा अच्छा नोन है, लैम्डा N नहीं नोन। अगर N नहीं नोन फिर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। मैंने आपको कहा कैलकुलेट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ किलो जूल्स पर मोल। अगर एक मोल है तो याद है एक मोल में क्या घूमता था हमारे पास, एवोगैड्रोस नंबर। ये था बेटा एन को कंफ्यूज करने का कंसेप्ट। पहले न्यूमेरिकल में मैंने बोला फोटोन, फोटोन मींस एक। अब दूसरी बार भी मैंने आपको पार्टिकल्स नहीं दिए, मैंने आपको दे दिया एनर्जी पर मोल। तो पर मोल, एक मोल में क्या था, एवोगैड्रोस नंबर। तो दैट मींस यहाँ पर अब मेरे पास वैल्यूज क्या आ गई, 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल। तो पर मोल क्या था, मोल इनवर्स। H की वैल्यू क्या थी, 6.626 इंटू 10⁻34, साथ में क्या था, जूल्स सेकेंड। और C मेरे पास क्या था, 3 इंटू 10⁸ मीटर्स, और साथ में क्या था, सेकेंड इनवर्स। अब बेटा बताओ सबसे ये पढ़ा जा रहा है जो मैंने लिखा मोल्स जूल सेकंड्स मीटर पर सेकंड, या और बड़ा कर दूं? सर सर पढ़ा जा पढ़ा जा रहा है ना, गुड। अगर पढ़ा जा रहा है तो अब खन्ना सर को वेवलेंथ तोड़ना नहीं आ रहा। आप बताओ क्या लिखूं वेवलेंथ का? हाँ जी बेटा क्या लिखूं वेवलेंथ? 242 तो पक्का आएगा। आगे क्या लिखूं? हाँ जी बेटा सर 10⁻⁹ नैनो। बेटा नैनो है, अगर नैनो था तो याद है मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था नैनो। हमारे पास क्या था, 10⁻⁹, साथ में क्या आ गया, मीटर। अब देखो एनर्जी के यूनिट्स हमारे पास क्या घूम रहे हैं, मीटर के साथ मीटर गया, सेकंड के साथ सेकंड गया। तो मेरे देखो यूनिट्स अपने आप घूम गए जूल्स पर मोल में। तो हाँ जी बेटा घूम गए जूल्स पर मोल। यस सर। क्लियर? तो यहाँ पर एक स्टूडेंट ने यही आंसर फाइंड कर दिया। इसका आंसर क्या आ गया, 4.945 इंटू 10⁻5, और साथ में क्या आ गया, जूल्स, और साथ में क्या आ गया, मोल इनवर्स। तो मेरे जैसा स्टूडेंट ना पेपर में ये आंसर फाइंड करके आ गया, उसने ध्यान नहीं दिया। मैंने आपको एनर्जी पूछा इन टर्म्स ऑफ किलो। किलो ज्यादा स्टैंड क्या करता था, 10⁻3। तो बेटा खन्ना सर को ना ऐसे क्लियर होती हैं चीजें। एक स्टूडेंट ये आंसर लिखकर आ गया, पर उसने दूसरे ने कहा खन्ना सर आपने किलो जूल्स में कहा, याद है किलो स्टैंड फॉर 10⁻3। अगर 10⁻3 था तो देखो बेटा खन्ना सर ने 4.945 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻3, साथ में क्या था, जूल्स, और साथ में क्या था, मोल इनवर्स। अब याद है 10⁻3 क्या था, किलो। तो आंसर आ गया 4.945 इंटू 10⁻4 किलो जूल्स, और साथ में क्या आ गया, पर मोल। क्लियर? क्योंकि बेटा खन्ना सर का ना मैथ्स में बहुत बुरा हाल है, उन्हें समझ नहीं आता मल्टीप्लाई बाय 1000 करूं या डिवाइड बाय 1000 करूं। तो मैंने इस 5 को ही तोड़ दिया। अगर 5 को तोड़ा तो ये 10⁻2 और साथ में 10⁻3, 10⁻3 क्या था, किलो। बस पुट कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास। ये हाँ जी बेटा सर ये आपने इसके एच की वैल्यू कैसे डाली?
ये बेटा h की वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट है, ये पेपर में मेंशन होंगे जितने कांस्टेंट ना, जैसे आपको 10th क्लास में याद है यूनिट नेगेटिव चार्ज उसकी वैल्यू देते थे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैल्यू फिक्स है, वो कांस्टेंट्स गिवन है पेपर में, इसलिए यहाँ पर h की वैल्यू कांस्टेंट है, ये गिवन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये आपको वहां पे गिवन होगी पेपर में। सर ये H और C दोनों गिवन होंगी ना? हाँ जी, ये H और C दोनों गिवन होगी। हाँ बेटा, ये h भी गिवन होगा न्यूमेरिकल्स में और c भी, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट्स हैं। तो पता क्या होता है आपके जेई के कंपटीशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे कांस्टेंट इकट्ठे दे देते हैं एक पेज पे, पर होता है तुम्हें ना मेरे साथ ये न्यूमेरिकल करते करते वैल्यूज याद हो जाएंगी, क्योंकि देख पेपर में अगर तू उस पेज में कांस्टेंट की वैल्यूज ढूंढने बैठ गया टाइम खराब होगा। आज अभी पहला लेक्चर है, 3-4 लेक्चर आगे ये प्लैंक्स कांस्टेंट यूज में आएगा, आज नहीं याद हुआ दूसरे लेक्चर में हो जाएगा, दूसरे में नहीं हुआ तीसरे में, लास्ट लेक्चर में फिर ये प्लैंक्स क्वांटम के न्यूमेरिकल आ जाएंगे, तो याद हो जाएंगे वैल्यूज, कोई टेंशन नहीं। ठीक, ओके सर। अब क्लियर? अब एक और करें न्यूमेरिकल, क्लियर हुआ सबको? सर ये दोबारा Yes, sir. ये दोबारा करा दूं? देख इसमें E = NH ड्यू। ओके, हाँ जी सर पहले क्वेश्चन भी समझा दो, मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझ आया कि क्या अच्छा। मैंने दिया रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर, रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर, क्लियर? आयोनाइज सोडियम एटम, रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर, आयोनाइज सोडियम एटम, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल्स पर मोल। तो बेटा कैलकुलेट द एनर्जी करना था, किलोजूल्स पर मोल, तो NH म्यू, फ्रीक्वेंसी नहीं दी, वेवलेंथ दिया तो NH c/λ आ गया, क्लियर? तो अब देख यहाँ पे H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, वेवलेंथ मैंने दे रखा है नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर। अब कंफ्यूज क्या किया n, मैंने आपको कहा कैलकुलेट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पर मोल, तो याद कर मोल कंसेप्ट में किया था, एक मोल में क्या होता था एवोगैड्रोस नंबर, इसलिए n की वैल्यू आ गई 6.022 × 10⁻23 मोल इनवर्स, क्लियर? H आ गया 6.626 10⁻34 जूल सेकंड, C आ गया 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, और वेवलेंथ नैनो n स्टैंड फॉर 10⁻⁹ मीटर। तो देख मीटर के साथ मीटर कट गया, सेकंड के साथ सेकंड कट गया, तो मेरे पास बचा गया जूल्स, सर बचा पर मोल। एक मिनट बेटा बस, जूल्स पर मोल, तो ये आंसर आ गया जूल्स पर मोल में, इसका आंसर आ गया ये। मैं बेटा पेपर में यही रिपोर्ट कर देता, पर मैंने आपको कहा कैलकुलेट एनर्जी इन किलो जूल्स, अगर किलो है तो मैंने 5 को ब्रेक कर दिया, 2 और 3, 10⁻³ क्या था किलो, तो ये आंसर हमारा आ गया इन टर्म्स ऑफ किलो जूल्स पर मोल। ठीक बेटा, अब क्लियर? हाँ जी सर। गुड, जितनी बार डाउट है जितनी बार मर्जी पूछो आप। अभी आप में से एक और भी पूछ रहा था, हाँ जी बेटा। सर वो सेकंड से सेकंड कैसे कटा? क्यों, ये देख एक तरह सेकंड है और ये सेकंड इनवर्स है, सेकंड इनवर्स मींस नीचे जाके सेकंड हो गया। ओके सर, ओके सर, ओके। ये खन्ना सर ना बेटा, तुम बच्चे बड़ा इसको आगे जाके लाइक करते हो कि खन्ना सर यूनिट 7 लिखते हैं, तुम्हें फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे अगर आज से आदत डाल ली यूनिट 7 लिखने की। करें एक और? चलिए यस सर। हाँ जी आयुषी, अब सिर्फ आयुषी नहीं सबसे पूछ रहा हूँ, सबको मेरे साथ न्यूमेरिकल्स क्लियर? सौम्या? Yes, sir. यस सर। हाँ जी Yes, सौम्या, sir. बेटा सिर्फ 2 से नहीं पूछा, आयुषी और सौम्या, सबसे, सबके नाम बोलने बैठ गया तो लेक्चर हमारा इसी में खत्म हो जाएगा। सबको क्लियर हो रहे? Yes, sir. Yes, जो टेस्ट न्यूमेरिकल है ना, ये आपके सीबीएसई में भी बड़ी बार आया, कंपटीशन में कभी 25 वॉट बल्ब आ जाता है, कभी 60 वॉट आ जाता है, कभी 100 वॉट है, ये न्यूमेरिकल पता नहीं कितनी बार आया है। लिखो 25 वॉट bulb emits radiations, 25 watt bulb emits radiation of wavelength, इस बार आपको वेवलेंथ गिवन है 0.57 माइक्रोमीटर। अब बेटा ध्यान दिया, खन्ना सर सारे यूनिट्स अलग अलग करा रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल किया ऑंगस्ट्रॉम 10⁻⁻⁹, दूसरे में पकड़ा नैनोमीटर, नैनो क्या था 10⁻⁹, अब पकड़ लिया माइक्रोमीटर। तो याद है माइक्रो की वैल्यू मैंने लास्ट लेक्चर क्लियर की थी, दैट वाज 10⁻⁻⁶। क्लियर? माइक्रो स्टैंड फॉर 10⁻⁻⁶ मीटर।
कैलकुलेट द रेट ऑफ emission of quanta per second. Calculate the rate of emission of quanta per second. अब देखो बेटा, खन्ना सर पहले न्यूमेरिकल से कर रहे थे, बड़ी अच्छी आपको कह रहे थे फाइंड एनर्जी, फाइंड वेवलेंथ, फाइंड फ्रीक्वेंसी, सारी चीजें डायरेक्ट बोल रहे थे। अब इस न्यूमेरिकल में मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे फॉर्मूला क्लियर है। फॉर्मूला क्या था? E इज इक्वल टू NH न्यू, और फ्रीक्वेंसी को ब्रेकअप कर दिया तो NHc बाय लैम्डा। फॉर्मूला तो खन्ना सर को क्लियर है। आप बताओगे इस बार मैंने पूछा क्या है, क्या फाइंड करना है आपको? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पढ़कर मुझे बताओ इस बार मैंने क्या पूछा है। हाँ जी, नंबर ऑफ क्वांटा फाइंड करना बेटा n को मैंने थोड़ा सा रिफाइंड कर दिया। मैंने अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछता तब कहता फाइंड n, मैंने दिया रेट ऑफ पार्टिकल्स बीइंग इमिटेड पर सेकंड, कि n पार्टिकल्स कितने इमिट हो रहे हैं पर सेकंड। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया, इसलिए ना बड़े स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स कंपटीशन में फंस जाते हैं। खन्ना सर ये तो n था, आपने तो n कहा ही नहीं, ये तो रेट आ गया। n क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इमिटेड पर सेकंड कर दिया तो वो बेसिकली रेट नहीं हो गया? 10th क्लास में कहीं तो किया हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता था? dv by dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे पर सेकंड, तो ये बेसिकली पूछ लिया n। अगर n पूछा, अब देखो वेवलेंथ तो बड़ी अच्छी दे दी आपको, एनर्जी भी नहीं दी, पावर दिया है। अगर पावर दिया है तो तुम में से किसी को तो 10th क्लास का याद होगा, पावर इज गिवन बाय वर्क डन ओवर टाइम। तो वर्क डन के यूनिट्स हमारे पास क्या थे? वर्क डन के यूनिट्स याद करो, हमारे पास क्या थे? जूल्स। टाइम के यूनिट्स क्या थे? सेकंड, तो जूल्स पर सेकंड। और ये क्या था? 25। ये था बेटा हमारे न्यूमेरिकल का आज का लॉजिक, कि जो आपको 25 वॉट दिया है इसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे? फिर रिपीट करता हूँ, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, 10th क्लास में किया। तो वर्क डन के यूनिट्स क्या होते थे? जूल्स। टाइम का यूनिट क्या? सेकंड। सेकंड को ले गया ऊपर, तो मेरे पास क्या आ गया? जूल्स पर सेकंड। और पावर क्या था? 25। ये था एनर्जी का कंसेप्ट। अब बताओ बेटा, सबको क्लियर हुआ? तो ये न्यूमेरिकल ना कभी 25 वॉट, यस सर। 50 वॉट, कभी 100 वॉट, कभी 200 वॉट, पता नहीं कितनी बार कॉम्पिटिशन्स में रिपीट हुआ है। अब बताओ सबको क्लियर ये फॉर्मूला ब्रेकेज? हाँ जी, यस सर। अगर ये क्लियर है, अब इन वैल्यूज को पुट करना शुरू करें। अब अगर इन वैल्यूज को पुट करना है तो देखो मेरे पास E इज इक्वल टू NH न्यू, ये मेरे पास क्या था? NHc बाय लैम्डा। तो खन्ना सर की आदत है, जिस चीज को फाइंड करना है एक तरफ कर दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? E इंटू वेवलेंथ डिवाइड बाय H बाय C। अब एनर्जी मेरे पास क्या था? 25। यूनिट्स इसके क्या थे? जूल्स, सेकंड इनवर्स। वेवलेंथ हमारे पास क्या गिवन था? 0. हाँ जी बताओ वेवलेंथ क्या गिवन है? हाँ जी बेटा, वेवलेंथ 0.57। गुड, 57 माइक्रो है, तो माइक्रो स्टैंड फॉर 10⁻⁻6 मीटर। H क्या था? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स, और साथ में क्या था? सेकंड। और वेलोसिटी मेरे पास क्या थी? 3 इंटू 10⁻8। गुड, मीटर्स, और साथ में क्या था? पर सेकंड। अब बेटा मुझे ना यूनिट्स कटिंग करके बड़ा अच्छा लगता है। जूल के साथ जूल गया, मीटर के साथ मीटर गया, सेकंड इनवर्स के साथ सेकंड गया, अपने आप आंसर घूम गया पर सेकंड। हाँ जी बेटा, जूल के साथ जूल गया, सेकंड इनवर्स के साथ सेकंड इनवर्स, मीटर के साथ मीटर, तो एन अपने आप घूम रहा है पर सेकंड। तो दैट मींस यहाँ पर एन की वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट की तो दिस कम्स आउट टू बी, ये हमारे पास आ जाएगी 7.18 इंटू 10⁻19 पर सेकेंड। अब बताओ बेटा सबको मेरे साथ कुछ न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए कि नहीं? यस सर। हाँ जी हुए क्लियर। तो देख यहाँ पर देख मेरे पास वर्बली भी करके देखोगे 7 के आसपास ही आ रहा है। 25 इंटू 5 करो तो 125 तो पक्का है, 125। और यहाँ पे करो तो ये 6 इंटू 3 18 है, 18 तो 7 के साथ ही जा रहा है पहला टर्म। अब बताओ बेटा सबको ये न्यूमेरिकल्स क्लियर या कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है सर। पक्का? ये लास्ट न्यूमेरिकल सबको क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। क्लियर। तो एक और यस सर। एक और कर ले अगर आप बोर नहीं हुए तो। हाँ जी सर। हाँ चल गुड, ये चाहिए मुझे अप्रोच बस तुम बच्चों की। बेटा सबको समझ आ रही है? कोई एक स्टूडेंट अभी भी है जो डाउट लेकर घूम रहा है मेरे साथ? हाँ जी बेटा।
सर क्लियर है। क्लियर, तो गुड। अब बेटा एक जो ना आज न्यूमेरिकल आज एक ही कर रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों ने फॉर्मूला किया था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू h म्यू, साथ में क्या था h म्यू नॉट। अब बेटा जब मैं तुम्हारी सेम में न्यूमेरिकल करता था ना, मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर मेटल सरफेस इनमें डाउट रहता था कौन सा फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का है, कौन सा फ्रीक्वेंसी मेटल सरफेस का है। तो अगर तुम्हारा भी मेरे जैसा हाल हो न्यूमेरिकल में, तो ध्यान रखना ये वैल्यू हमेशा बड़ी है। म्यू जो है, जो बड़ी है फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है दैट इज एनर्जी ऑफ आवर रेडिएशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर रेडिएशन। क्यों? क्योंकि अगर गलती से ये बड़ा हो गया तो ये आंसर क्या आ जाएगा माइनस में, और काइनेटिक एनर्जी कभी माइनस में नहीं है, दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बेटा नया नया जब मैं पढ़ाता था ना, एक दो बार जब न्यूमेरिकल किए मैं ये आंसर नेगेटिव में करके बैठ गया, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैंने फ्रीक्वेंसीज गलत ले ली। तो आपसे भी अगर ये गलती हो जाए न्यूमेरिकल में, फ्रीक्वेंसी गलत ले लो, अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो टेंशन मत लेना, आपने सिर्फ दोनों फ्रीक्वेंसीज को उल्टा लिख दिया, उनको रिवर्स कर दो बस, और कुछ नहीं। क्लियर? तो आज इसका एक बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल कर रहे थे ताकि इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाए। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास फिर आ जाएगा एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसलिए ना हमारा ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, कभी थ्योरी पार्ट आएगा, कभी न्यूमेरिकल, कभी थ्योरी कभी न्यूमेरिकल्स, तो इकट्ठे चलेंगे, सारा थ्योरी नहीं है, सारे न्यूमेरिकल्स नहीं है। मैंने लेक्चर्स को ऐसे ही प्लानिंग कर रखी है। एक लिखो बेटा अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज 7.0 into 10⁻14 second inverse, is 7.0 into 10⁻14 second inverse. Calculate the kinetic energy of ejected electron. Calculate the kinetic energy of ejected electron when radiations of frequency 1.0 into 10⁻15 second inverse hits the surface of metal. Hits the surface of metal. अब बेटा ये बताओ क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ या शुड आई रिपीट? सर समझा दो क्वेश्चन। बेटा इसलिए सर आपने लास्ट में क्या बोला था सेकंड फ्रीक्वेंसी देने के बाद? hits this metal. ओके सर, थैंक यू। अब बेटा थैंक यू खन्ना सर को थैंक यू नहीं बोलना, तुम बच्चे नंबर अच्छे ले आओ, मैं तुम्हें दिल से थैंक यू बोलूंगा सबको, पर नंबर अच्छे सारे ले आओ और मुझसे जितनी बार मर्जी रिपीट कराओ। आज वो किसी के पेरेंट्स का फोन आया, वो भी खन्ना सर आपसे बात कर सकते हैं, तो थैंक्स। मैं कहा थैंक्स किस बात का, मैं बैठा ही आप बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए हूँ। तो बेटा देखो इस न्यूमेरिकल में अब मुझे ना आप में से 2 दिन की आदत क्लियर होगी कि न्यूमेरिकल लिखने के बाद थोड़ा सा क्लियर कर दूं लिखा क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल दी है। हाँ जी सर मेरे ना हेडफोन्स डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो मेरा ना क्वेश्चन रहेगा, आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता, कर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल इज 7.0 into 10⁻14 second inverse. Calculate the kinetic energy of ejected electron. Calculate the kinetic energy of ejected electron when radiations of frequency 1.0 into 10⁻15 second inverse hit the surface of metal. Hit the surface of metal. तो अब बेटा आप में से जिसने मुझसे या सबको क्वेश्चन क्लियर करता हूँ, मैंने पूछा काइनेटिक एनर्जी, मेरे पास मेटल का सरफेस है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 7.0 into 10⁻14, रेडिएशन स्ट्राइक की उसके सरफेस पे किस फ्रीक्वेंसी के साथ 1 into 10⁻15 सेकंड इनवर्स। आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का खन्ना सर को फॉर्मूला याद था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है h म्यू माइनस h म्यू नॉट। इसमें h दोनों में कॉमन, तो ये म्यू माइनस म्यू नॉट, तो ये h की वैल्यू क्या होती है 6.626 into 10⁻−34 जूल्स, और साथ में क्या था सेकंड। अब बेटा खन्ना सर का हाल बुरा है, ये फ्रीक्वेंसीज भी क्लियर कौन सी है, आप बताओगे म्यू कौन सा, फर्स्ट वैल्यू या सेकंड? सर सेकंड। गुड, क्योंकि एच मैंने देखा ये 1 into 10⁻15 है,
1 into 10 raised to power 15 मीन्स ये वैल्यू ग्रेटर है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर है, क्योंकि तुम बच्चे ना 7 देकर इसको करके बैठे हो, तो यही गलती मैंने की थी। जब बेटा मैं बिल्कुल नया नया पढ़ा रहा था, मैंने ये 7 देकर ये इधर लिखकर बैठ गया, 1 को उधर, और जब कैलकुलेट किया मेरा आंसर नेगेटिव आ गया था। तो बेटा एक खन्ना सर है जो तुम्हें सब सच बताते कि स्टार्टिंग डेज जब पढ़ाते थे तो कैसे थे। क्लियर? तो मैंने अब ध्यान दिया 1 into 10 raised to power 15, दैट मीन ये टर्म ग्रेटर है, तो पक्का है दिस वाज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर रेडिएशन, ये थी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। एक मिनट बेटा, जस्ट 1 मिनट। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे ये पक्का है, ये म्यू क्या था 1 into 10 raised to power 15 सेकंड इनवर्स, और ये क्या था म्यू नॉट की वैल्यू। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा और रिफाइंड कर दूं तो में से कोई तो मान देगा 10 into 10 raised to power 14 minus 7 into 10 raised to power 14, और इसके यूनिट्स क्या थे सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स और सेकंड कट गए, इसको अगर आपने सॉल्व किया काइनेटिक एनर्जी, तो दिस कम्स आउट टू बी 1.99 सॉरी 1.988 into 10 raised to the power minus 19 joules। अब बताओ बेटा, आज फोटो इलेक्ट्रिक का एक न्यूमेरिकल जो सबसे सिंपल था, सबको क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी सर, हो गया। बेटा सबको? यस सर। आज बेटा यहाँ तक किया है, आज यहाँ तक किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थोड़े से और टिपिकल न्यूमेरिकल, और साथ में आ जाएगा एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ आवर हाइड्रोजन एटम। वो टॉपिक भी इंटरेस्टिंग आएगा। अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है ना, तो नेक्स्ट टॉपिक तो और भी इंटरेस्टिंग आएंगे। क्लियर आज का लेक्चर? कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? नहीं सर। हाँ जी सबको। अनीशा? नो सर। सबको बेटा? अनीशा आपको भी? नो सर। सबको क्लियर? चलो करें क्लोज फिर। क्लोज थैंक यू सर। क्लियर? थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा। ओके। थैंक यू सर। ओके बेटा जी। ओके जी।